कक्षा 6 से 12 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम रीट, नीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार और अन्य परीक्षाओं के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हिंट्स टैलेंट को। आपके सभी मित्रों तक शेयर कीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो उन्हें तुरंत लाइक कीजिए। हम बात कर रहे हैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, और आज का टॉपिक 12वीं कक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, साथ साथ में दूसरे जितने भी क्लास हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों, हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने पराग नली के निर्माण के बारे में बात कर ली थी, किस प्रकार से पराग नली का निर्माण होता है। आज पराग नली का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से अंडाशय तक पहुंचता है या अंड कोशिका तक उसका पहुंचना होता है। मैंने आप लोगों को मक्के की बात कही थी कि मक्के की जो नलिका होती है वो सबसे लंबी होती है। कुछ विद्यार्थियों ने पूछा है कि सर, एक वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में जो परागकण है वो एक तो अंकुरित हो जाएगा, तो बाकी का क्या होगा। तो मैंने आपको ये क्लियर किया था उस समय कि बाकी का भी अंकुरण होगा, लेकिन वो अंड समुच्चय तक नहीं पहुंचेगा। यानी कि हो सकता है कि पराग नली जो है वो कहाँ तक पहुंच जाए, जैसे कि एक मिनट समझना इसको। जैसे कि ये आपकी वर्तिकाग्र है और एक तो यहाँ तक आ गई, लेकिन एक अंकुरित होकर यहाँ तक आ गया, दूसरा अंकुरित होकर यहाँ तक आ गया, और हो सकता है कि वो एक का अंकुरण हो रहा है। असंख्य होंगे, लेकिन उनमें से खाली एक परागकण सफलतापूर्वक अपनी पराग नलिका को अंड समुच्चय तक पहुँचाने देता है या पहुँचता है। तो ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी सबका भी अंकुरण होगा, लेकिन उनका अंड कोशिका तक पहुँचना संभव नहीं होगा। ये आपका प्रश्न था जिसका मैंने समाधान कर दिया है कि क्या होता है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पराग नली का बीजांड में प्रवेश। पराग नली का बीजांड में प्रवेश। पराग नली का बीजांड में प्रवेश। देखिए, पराग नली जो है आप सब लोग जानते हैं कि ये पराग कण है। बाहर वाली संरचना इस प्रकार की, भीतर वाली संरचना कुछ इस प्रकार की, और यहाँ से एक द्वार निकल के मध्य भाग में से एक नलिका बाहर निकलती है। हम जानते हैं कि कायिक कोशिका से बनी होती है पूरी की पूरी। अब इसके मुख्य भाग पर एक छिद्र होता है। क्या होता है? यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, और यहाँ पर दोनों ही केंद्रक होते हैं। ध्यान देना है, ये भी N है और ये भी N है। तो अब ये जो पराग कण है जो कि पराग नलिका बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या बनाया इसने? पराग नलिका। अब ये जो पराग नलिका बनकर सामने आई है परागकण के द्वारा, अब परागकण के अंदर वो कैसे करेगी? तो यहाँ पर मान लेते हैं अपने पास में ये वर्तिकाग्र है, और वर्तिकाग्र के बीच में इसका पहुंचकर किस प्रकार से बीजांड में प्रवेश होता है इसको समझना है। मूल रूप से बीजांड में प्रवेश के लिए 3 विधियां दी गई है। एक तो होता है बीजांड द्वार से पराग नलिका प्रवेश। सुनना मेरी बात को ध्यान से। कहाँ से? बीजांड द्वार से पराग नलिका प्रवेश। एक होता है निभाग भाग से पराग नलिका प्रवेश, और एक होता है अध्यवरण से पराग नलिका प्रवेश। यानी कि पराग नली जो है वो 3 प्रकार से किसी भी पादप में प्रवेश कर सकती है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए, आप लोग अगर यहाँ पर भी कमेंट करते हैं आप YouTube पे, तब भी उसका जवाब मैं अगले वीडियो में आपको अवश्य दूंगा। तो इसका जो पराग नली का बीजांड में प्रवेश वो कितने प्रकार है? मूल रूप से 3 प्रकार है। जो भी मैं डायग्राम बनाता हूँ उनको आप हमेशा बना के रखें। पहला होता है बीजांड द्वार से प्रवेश। बीजांड द्वार से प्रवेश। देखिए, बीजांड द्वार से प्रवेश का मतलब क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से, है ना, और ये होता है हमारे पास में, यहाँ पर 3 कोशिकाएं होंगी। मध्य भाग में द्विकेंद्रिक कोशिकाएं हैं, ये प्रतिलोम या प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। ये क्या होंगी? प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ये अंड समुच्चय है और ये द्विकेंद्रक। क्लियर है? तो अब क्या होगा कि बीजांड द्वार से प्रवेश का मतलब क्या हुआ? जब इसको यूं समझना कि ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये बीजांड है पूरा का पूरा, और यहाँ पर अपन समझ रहे हैं कि इस प्रकार से संरचना बनी हुई है। इस संरचना को मैं जूम करके अगर देखता हूँ तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये संरचना है और यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, यहाँ पर अंड समुच्चय है और ये केंद्र बीच वाला है। क्लियर कट समझ में आ रहा है?
तो अगर कोई परागकण अंकुरित होता है, ये मान लेते परागकण है, अंकुरित होने के बाद में एक नलिका बनाएगा और इस प्रकार से आकर वो यूं होकर बीजांड द्वार से प्रवेश करेगा। किधर से प्रवेश करेगा? बीजांड द्वार से प्रवेश करेगा। कौन से पादपों के अंदर इस प्रकार का गुण पाया जाता है? तो अधिकांश पादपों में। किसमें? अधिकांश आवृतबीजी पादपों में। जो अधिकांश आवृतबीजी पादप हैं उनमें इस प्रकार का गुण पाया जाता है। ठीक है ना। अब दूसरी बात, सेकंड बात, ये तो हो गया बीजांड द्वार से प्रवेश हो। दूसरा कौन आएगा? जब क्या होगा? पराग नली निभाए या चला जा से प्रवेश। एग्जाम्पल आप सभी लोगों को पता ही है, बिटुला के प्लांट के अंदर इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें क्या होगा? ये आपके पास में इस प्रकार का ये निभा है ना, तो प्रवेश जो होगा पराग नली का यहाँ से प्रवेश कर जाएगी। पराग नली कहाँ से प्रवेश कर जाएगी? इस जगह से। और ये आपके पास में प्रतिमुखी कोशिकाएं होगी, ये अंड समुच्चय हो गया, ये कोशिका होगी, तो यहाँ से प्रवेश करेगी सीधी की सीधी। कोशिका कहाँ से प्रवेश कर जाएगी? सीधी प्रवेश कर जाएगी। जब ऐसी परिस्थिति बनती है कि सीधी वो किससे निभाए गया कि चला जा से सीधा प्रवेश कर जाए, इसमें क्या हो रहा था? बीजांड द्वार से प्रवेश कर रही थी। कहाँ से प्रवेश कर रही थी? बीजांड द्वार से। और यहाँ पर किस में प्रवेश हो रही है? सीधा है, निभाग से प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल कौन होता है? तो बिटुला इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। एक होता है हमारे पास में अध्यावरणी द्वार। देखो अध्यावरणी द्वारा क्या होगा? ये मान लेते हैं आपकी वर्तिकाग्र है और ये आपका बीजांड है, और ये देखते हैं अपन इस प्रकार से, यहाँ से एक पराग नली निकली, इस प्रकार से आई और अध्यावरण को भेद कर, देखिए ध्यान से, मैं ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ आप लोगों के लिए, ये पराग नली ये आ रही है और अध्यावरण को भेद कर अंदर प्रवेश कर गई। जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो इसे अपन बोलते हैं अध्यावरणी। कुकुरबिटेसी जो है, यहाँ कुकुरबिटा एग्जाम्पल है इसका। कुकुरबिटा के अंदर इसी प्रकार का अध्यावरण ही प्रकार का क्या पाया जाता है? हमारे पास में बीजांड प्रवेश होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको एक बार, आप समझने के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ले लिया आप लोगों ने? तो इन तीन प्रकार से कोई भी पराग नली भीतर प्रवेश कर जाती है। कोई भी पराग नली होगी वो भीतर प्रवेश कर जाएगी। अब महत्वपूर्ण बिंदु, इसको मिटा देता हूँ मैं। तीनों समझ में आ गया? अध्यावरण आया, निभाया आया और कौन सा आया? बीजांड द्वार समझ में आ गया। अब क्या होगा? भ्रूण कोश में कोशिका देखिए, भ्रूण कोश आपने अभी देखा था, आपको भ्रूण कोश याद आ गया होगा। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ये आपका अंड समुच्चय है और ये मध्य कोशिका है। तो भ्रूण कोश की कोशिका में जब पराग नली प्रवेश करती है, क्या करती है? प्रवेश करती है। पराग नली जब क्या करती है? प्रवेश करती है, तो वह अंड कोशिका व सहायक कोशिका के मध्य होकर जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर प्रवेश करा इन्होंने तो एक तो अंड कोशिका के बीच में से होकर निकलेगी, ये परिस्थिति बन सकती है। किस किस के बीच में से होकर जा रही है? अंड कोशिका, ये अंड कोशिका आपकी अंड समुच्चय में अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच में से होकर पराग नली प्रवेश करेगी। दूसरी क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति क्या बन सकती है? अंड कोशिका व अंड कोशिका, यानी कि अंड कोशिका ये व कोशिका भित्ति किसकी? भ्रूण कोश की। भ्रूण कोश के मध्य होकर प्रवेश करेगी। देखिए, अगर ये परिस्थिति नहीं बनी
तो क्या होगा, इन दोनों के बीच, पहली बात समझना, ये अंड कोशिका है, पूरा अंड समुच्चय, ये अंड कोशिका है और सहायक कोशिका, इन दोनों के बीच में होगी। और ऐसा नहीं हुआ तो वो कहाँ से जाएगी, इस तरह से होके जाएगी, यानी कि अंड कोशिका की जगह अपने को लिखना चाहिए सहायक कोशिका, सहायक। तो सहायक कोशिका के बीच में से होकर और इसके जो भ्रूण पोष की जो दीवार है, इन दोनों के बीच में होके जा सकती है। दो परिस्थितियाँ हैं, क्लियर कट समझने की कोशिश करना। वापिस समझा रहा हूँ मैं। पहली परिस्थिति मैंने ये कहा है कि ये आपके पास में कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं, ये कोशिकाएं, ये द्वार है। इसमें मैंने कहा कि इस तरह से आएगी पराग नली और आने के बाद में इन दोनों के बीच में से होगी जाएगी। पहली परिस्थिति मैंने ये कहा। दूसरी परिस्थिति को देखिए, मैंने ये कहा है कि इस प्रकार की कोशिकाएं हैं, इस प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं। मैंने कहा है कि पराग नली आएगी और यहाँ पे होके जाएगी। सहायक कोशिका और कोशिका भित्ति, किसकी कोशिका भित्ति, तो भ्रूण कोश की कोशिका भित्ति से मध्य होकर प्रवेश करती है। अब क्या करेगी, इसमें अगला पॉइंट क्या होगा इसका, तो पराग नली के अंतिम बिंदु पर एक सूक्ष्म छिद्र होता है। क्या होता है, सूक्ष्म छिद्र होता है। देखिए ध्यान से, जो अंतिम बिंदु यहाँ पर क्या होगा, सूक्ष्म छिद्र होगा। और उस सूक्ष्म छिद्र से क्या हो जाएगी, दोनों केंद्रक मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों केंद्रक मुक्त हो जाएंगे। जो अंतिम बिंदु हैं उनसे दोनों केंद्र क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और अब जो क्रिया होगी वो समझना, दोनों केंद्र क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। अब मुक्त होने के बाद दोनों केंद्र कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों केंद्र कौन से होंगे, इस पराग नलिका के अंदर हैं। जो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो ब्लैक कलर की पराग नलिका है उसकी बात कर रहा हूँ, नर भाग है वो। तो कहाँ से आई वो, अब कहाँ से आई, ऊपर परागकण से आई, परागकण से होती हुई अंदर आई। अंदर आने के बाद यहाँ तो ऐसे होके आई, यहाँ ऐसे होके आएगी, कैसे भी होकर अंदर आई। आने के बाद में वो क्या होगी, यहाँ पर आकर फट जाएगी। अब क्या होगी, पराग नलिका अंदर आके क्या करती है कि फट जाएगी। जैसे पराग नलिका अंदर आके फटेगी, उस छिद्र में से दो नर केंद्रक बाहर निकलेंगे। कितने नर केंद्रक बाहर निकलेंगे, दो नर केंद्रक बाहर निकलेंगे। इन दोनों नर केंद्रक क्या करेंगे, ये अंड कोशिका तक और द्वितीयक केंद्रक तक पहुँचेंगी। तो इनमें से एक केंद्रक अंड कोशिका तक, अंड कोशिका तक पहुँचते हैं। कहाँ तक पहुँचते हैं, ये अंड कोशिका तक पहुँचते हैं। यानी कि एक तो यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, 2n संरचना बनाता है। संरचना द्विगुणित, कौन सी बनाता है, गुणित संरचना बना। द्विगुणित का मतलब समझ में आ गई बात, 2n संरचना। क्यों कि खुद एक तो n, दो थे ना, ये भी तो, ये दो आए थे तो n थे और यहाँ पर भी n है, तो n और n मिलकर क्या हो गया, 2n संरचना बन गई। बात समझ में आ गई आपको। अब दूसरा नर केंद्रक, एक दो आए हैं तो दूसरा नर केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, जो कि द्वितीय केंद्र कौन सा है, ये बीच वाला है ना। द्वितीय केंद्र कौन सा है, ये बीच वाला, से संलयित होता है। बीच वाले से क्या हो जाएगा, संलयित हो जाएगा। और क्या बनाएगा, 3n बनाता है। क्यों, क्योंकि दो केंद्रक तो पहले यहाँ पर थे ही, एक ऊपर से आया, एक नीचे से आया, और एक ये आके घुस रहा है, तो कितने हो गए, 3n संरचना बनाएगा। और भविष्य में क्या निर्माण करेगा, तो भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। ध्यान देना, बिना भ्रूण कोश के बीज कभी भी फर्टाइल नहीं होता। बिना भ्रूण कोश के कोई भी बीज फर्टाइल, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जननक्षम्य नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी, बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसके निर्माण हो जाएगा। अच्छा, जो पहला था ना, जिससे 2n बना था, यानी एक केंद्र का आकर अंड कोशिका के साथ में जो संलयन किया था, वो वास्तविक निषेचन है। उसे क्या बोलते हैं अपन, वास्तविक निषेचन। लिख देना कि इसमें लिखना, ये दूसरे वाले मत लिखना, उसमें लिखना ऊपर वाले में कि जो पहले कोशिका आती है या पहले जो केंद्र का आकर जो अंदर कोशिका के साथ में संयोजित होता है, उसमें क्या होता है, वास्तविक निषेचन, यानी सत्य निषेचन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, सत्य निषेचन। वास्तविक निषेचन कह सकते हैं अपन, सत्य निषेचन भी अपन उसको कह सकते हैं। ध्यान रखना, सत्य निषेचन कह सकते हैं, वास्तविक निषेचन कह सकते हैं। एक नाम और आता है प्रथम निषेचन। तो कितने निषेचन हो गए, निषेचन जो पहली बार हुआ उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रथम निषेचन के नाम से जानेंगे। फिर अपन सत्य निषेचन, वास्तविक निषेचन के नाम से भी जानेंगे। मतलब कुल मिला के आज के टॉपिक में हमने जो पढ़ा
उसका पूरा एक सार एक बार समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इधर से पढ़ना चालू करना, फिर यहाँ पर जाना। चलिए, क्लियर है। एक डायग्राम के थ्रू पूरे आज के व्याख्यान को समझने की कोशिश कीजिए। मैं हर व्याख्यान के अंत में आप लोगों को पूरा वीडियो का सार समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें समझिए, ये रहा आपकी वर्तिका, ये वर्तिकाग्र है, और ये रहा आपके पुंकेसर, कुतंतु कह सकते हो आप, और ये रहे उसके दल और परिदल, ये रहा उसका व्रंत जिस पे वो टिका हुआ है। कुल मिला के ये पुष्प के ऊपर ये जो है वो आपको दिख रहे हैं पराग कोश हैं। ये पराग कोश से क्या निकला, तो ऐसी छोटी छोटी संरचना निकली, उसे कहा आपने पराग कण। पराग कण कहाँ पर आई, यहाँ पर आई। अब इस संरचना को थोड़ी सी जूम करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, तो ये संरचना इस प्रकार से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और वो जो आपका परागकण था, ये परागकण था, उसमें से आपको पता है एक परागकण में से एक नलिका निकलती है, ये एक नलिका निकली और ये इस प्रकार से भीतर प्रवेश कर गई, भीतर प्रवेश कर गई। अब आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर बीजांड होता है, ये बीजांड है, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, और ये क्या है, अंड समुच्चय है, और बीच में क्या है, द्वितीयक केंद्रक है। क्लियर है। अब ये कोशिकाएं आकर यहाँ, तो ये नली सीधी आए, इस प्रकार से आकर कहाँ से घुस जाए, इस प्रकार, ये पूरा बीजांड है, ध्यान रखना, ये पूरा बीजांड है। ये है, मैं इसको काले कलर से बनाता हूँ, जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, ये लो, ठीक है ना। तो अगर या तो आकर वो सीधा इसमें घुस जाए तो इसे बोलेंगे अपन चला जा वाले भाग से चला गया, यहाँ वो घूम करके आके यहाँ से घुसे तो अपन बोलेंगे बीजांड द्वार से प्रवेश किया, यहाँ घूम करके यहाँ से प्रवेश कर जाए, यहाँ से, तो अपन क्या बोलेंगे, अध्यावरणीय भाग से उसने प्रवेश किया। ये तो हो गई बात। लेकिन जब भी ये प्रवेश करेगा तो इसकी भी एक विधि मैंने क्या बताया कि जो इसमें इस प्रकार की 3 कोशिकाएं हैं, एक कोशिका अंड कोशिका है, हो सकता है कि वो अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच में प्रवेश करे। दूसरी बात मैंने बोली कि हो सकता है वो अंड कोशिका की न करके सहायक कोशिका और उसकी जो कोशिका भित्ति है उसके बीच में से होकर प्रवेश करें। ठीक है, प्रवेश करा दिया। प्रवेश कराने के बाद की क्या घटना घटेगी, तो प्रतिमुखी कोशिकाओं को भूल जाओ। यहाँ पर अंड समुच्चय है, अंड समुच्चय में अंड कोशिकाओं के पास पहुँच के क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करके 2n बनाएगा। ऊपर कौन सी कोशिका है, पहले से ये 2n थी तो उसके साथ एक n आके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3n संरचना बन रही। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, द्वितीयक केंद्रक। तो द्वितीयक केंद्रक वास्तव में ये क्या हो गया, द्वितीयक केंद्रक के साथ में एक और जुड़ गया तो क्या हो गया, 3n संरचना बन गई। और इसके साथ में क्या हुआ, इसे अपन क्या बोलेंगे, ये जो युग्मन हुआ इसे बोलेंगे वास्तविक, वास्तविक है ना, निषेचन, सत्य निषेचन, सत्य निषेचन, 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 इसे अपन और क्या बोलेंगे, तो इसे हम प्रथम निषेचन बोलेंगे, निषेचन। अच्छा, इसकी खोज किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP प्रश्न, नोट डाल के लिखना। नावाश्चर, नावाश्चर ने इसकी खोज लिलियम में की थी। किसमें की थी, लिलियम, किसमें की थी, लिलियम की थी। नावाश्चर नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले इसकी खोज लिलियम में की थी। तो ये था आज का टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग। कल हम पढ़ेंगे भ्रूणपोष, भ्रूणपोष पर हम बहुत डिस्कस करेंगे। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत जाइए और पढ़िए। अपने मित्रों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।